किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ एक छपरा बिहार और उड़ीसा बालंगीर के किसान हैं, जीवामृत लेने आए हैं। प्रतिदिन 2-4 किसान यहाँ दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं और 2 किसानों के लिए 4 किसानों के लिए भी मुझे बहुत 2 घंटा 4 घंटा उनके साथ बोलना पड़ता है। आज फिर एक बार आपको बताऊं, देश के जो भी किसान हैं इसको ढंग से सुनें और समझने का प्रयास करें। किसी ज़माने में हम प्राकृतिक खेती करते थे, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार खेती करते थे, मन में कोई लोभ लालच नहीं था। प्राकृतिक खेती में प्रकृति एवं जीवन की सोच होती है, जीवन की खुशियाँ कहाँ मिलेंगी, भोजन में स्वाद कैसे आएगा, भोजन की पौष्टिकता कैसे बढ़ेगी, बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल रहेगा और सनातन संस्कृति कैसे बची रहेगी, इस सोच के साथ पहले हम खेती करते थे। बीच में एक काल आया अंग्रेजों का। अब वो कहानी बहुत लंबी है, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन वहाँ से हमारे देश की खेती बिगड़ी। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। फिर हरित क्रांति आई और हरित क्रांति में मैं रासायनिक खेती की ओर आगे बढ़ा। चूँकि आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नीतियों से और देश के कृषि वैज्ञानिकों से निवेदन किया, आह्वान किया कि मुझको खाद्यान्न समस्या से निकलना है। तो दुनिया जानती है कि दिल बहुत साफ नहीं होते। उस समय अगर लोग समझदार होते, ग्रीन रेवोल्यूशन को लागू करने वाले लोग, तो उनको पता था कि आज के ठीक 100 साल पहले हमारे देश में खाद्यान्न की कमी नहीं थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पुरोहित राष्ट्र था और दुनिया का 34% खाद्यान्न केवल भारत पैदा करता था। लालच सबके मन में है। ग्रीन रेवोल्यूशन में भी लालच आया लोगों के दिमाग में और अंग्रेज़ों से अभी उनके रिलेशन है। क्योंकि मुग़ल पीरियड से मैं आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, तो बहुत सारे अंग्रेज़ों से मेरे संबंध थे। उस समय जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी या जो आईसीआर का सिस्टम था, वो अंग्रेज़ों का खड़ा किया हुआ था। तो उन्हीं से लोगों ने पूछा क्या किया जाए, तो बोले ये किया जाए। क्या कि ग्रीन रेवोल्यूशन में अंग्रेज़ों ने ही बताया कि हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज किया जाए, गेहूं की खेती की जाए। गेहूं मेरे देश की क्रॉप थी नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती गेहूं यहाँ लाया गया। धीरे धीरे ज्वार बाजरा जौ ख़त्म होता चला गया, गेहूं आता चला गया। गेहूं की रोटी मुझे अच्छी लगती चली गई। पानी का दोहन बढ़ा और गेहूं के लिए ही यूरिया का इस्तेमाल हुआ और फिर तो धीरे धीरे हर फसल में यूरिया, डीएपी, पोटास और सिंचाई के साधन होने लगे। तो रासायनिक खेती में ग्रीन रेवोल्यूशन में केमिकल फर्टिलाइज़र आए, उन्नतशील बीज आए, सिंचाई के साधन बढ़े, फिर कीट, बीमारी और खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो है फंजीसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड आए। सॉइल की बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज धीरे धीरे ख़त्म होती गई और फिर ट्रैक्टर आया, बैल से खेती ख़त्म हुई और आज रासायनिक खेती में हम उत्पादन की सोच रखते हैं कि मेरे 1 एकड़ में 60 कुंटल कैसे मिलेगा। एनी हाउ ज़मीन मरती है तो मर जाए, भोजन की पौष्टिकता ख़त्म होती है तो हो जाए, लोगों को कैंसर हो कर के मरने वाले लोग मर जाएं, हमारी बला से 60 कुंटल उपज होगी तो इतने रुपए की होगी। रुपए का लालच किया। किसान भाइयों, यहाँ आपको एक चीज़ समझनी है, बुजुर्ग लोग कह गए हैं लालच बुरी बला। लालच करने वाला आदमी कभी सफल नहीं हुआ और आज इतिहास गवाह है। आज़ादी के समय हमारे देश का कोई भी किसान कर्ज में नहीं डूबा था।
बल्कि हर किसान के घर में 2-4 किलो चांदी, 10-20 तोला सोना हुआ करता था। किसान का वो सोना चांदी कब बिक गया और कब वो कर्ज में डूब गया पता ही नहीं चला, क्योंकि ये लालच की खेती। तो आज बात आ रही है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग, अब ये दो जो सज्जन आए हैं, खेती में इनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, और मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, खेती में देश के किसी भी किसान को लाभ नहीं मिलता। वो बात अलग है, कभी कभी एक आध बार लॉटरी निकल जाती है, साल 2 साल 3 साल में, तो थोड़ा सा फायदा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल उसकी ज़िंदगी में नुकसान ही नुकसान है। मैं एक चीज़ कहता हूँ, जब देश का किसान 350 मिलियन टन खाद्यान्न, 220 मिलियन टन सब्जियां, 110 मिलियन टन फल पैदा करता है, यानी कि बाजार में खाद्य वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। इतना ढेर सारा प्रोडक्शन करके देश को देने वाला किसान कर्ज में क्यों है? प्रश्न इतना है कि जब इतना प्रोडक्शन हो रहा है तो देश का किसान कर्ज में क्यों है, और उपभोक्ता को बीमारियां क्यों हैं? ये बात मैं किसानों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि समझिए इसको। आपके साथ ठगी हो रही है, आपके साथ धंधा करने वाले लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और मैं आपको उस बेवकूफ़ी से निकालना चाहता हूँ। प्राकृतिक खेती प्रकृति एवं जीवन की सोच रखती है। जीवन मतलब हमारा ही जीवन नहीं है, जीवन तो मेरे बच्चों का भी है, उनकी भी सोच रखती है। कहते हैं प्रकृति है तो मैं हूँ, धर्म है तो मैं हूँ, सनातन है तो मैं हूँ, एक रचनात्मक सोच मेरी है तो मेरा भविष्य उज्ज्वल है, अन्यथा सब बेकार है। तो जब नेचुरल फार्मिंग की बात आती है तो मैं अक्सर कहता हूँ नेचुरल फार्मिंग की पहली जो चीज़ है, पहली कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, तो नेचुरल फार्मिंग में हम प्रकृति को ठीक करते हैं। अभी प्रकृति बिगड़ गई है, प्रकृति का सबसे पहला निवेश है भूमि। आप जमीन में ही खेती करते ना। आज देश का कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी नेता दिल खोल करके धरती की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए इसकी वकालत नहीं करता, तभी जुबान से कभी कभी बोल देते। अब इस ज़मीन में आप मक्का बोएं, ज्वार बोएं, धान बोएं, गेहूं बोएं, सब्जी बोएं, फल बोएं, कुछ भी बोएं, तो इनिशियली उस फसल को कौन पालेगी? ये ज़मीन जो आपने फसल बोई है, उसको प्रारंभिक जो पोषण है, पौधे को बढ़ने का प्रारंभिक जो पोषण है वो ज़मीन से मिलता है। और दुनिया जानती है कि ज़मीन में 1% से ज़्यादा ह्यूमस होना चाहिए, 1% से ज़्यादा जीवांश कार्बन होना चाहिए, लेकिन आज जब मिट्टी की जांच कराते हैं तो 0.3% बचा है। ये सब जानते हैं कि ज़मीन की 70% फर्टिलिटी का लॉस हो चुका। जब 70% ज़मीन की फर्टिलिटी गिर गई तो 70% भोजन का स्वाद गिर गया, 70% भोजन की पौष्टिकता गिर गई। और जब ज़मीन की 70% फर्टिलिटी गिर गई तो फिर हमको यूरिया DAP की ज़रूरत पड़ी। जब इस ज़मीन में जो पाए जाने वाले नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव थे, देखिए आप ये भी सोची समझी चाल, सूक्ष्म जीव और जीव, ज़मीन में सांप रहता है, चूहा रहता है, बिच्छी रहती है, चींटी रहता है, केंचुआ रहता है, गुबरैला रहता है और सूक्ष्म जीव रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव और जीव नष्ट हो जाएं, इसकी सुनियोजित प्लानिंग थी कि दीमक को दुश्मन बताओ और उसमें इंसेक्टिसाइड डलवाओ ताकि ज़मीन मर जाए, ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नष्ट हो जाएं, और फिर किसान बाज़ार में झोला लेके पैसा लेके घूमेगा पागलों की तरह, और मैं उसका पैसा छीन लूँगा। किसानों को ये बात समझनी है, ज़मीन ही खेती का, प्राकृतिक खेती का आधार ज़मीन की उर्वरता है। ज़मीन में 1% ह्यूमस करना,
ह्यूमस बढ़ाना है। प्राकृतिक खेती का मतलब हुआ कि हमें ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ानी है, बस। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, जो 1 हेक्टेयर ज़मीन है, 1 हेक्टेयर, किसान भाई इसको नहीं समझते, वो समझें ज़रा कैलकुलेशन को। 1 हेक्टेयर ज़मीन का मतलब होता है 100 गुणा 100 मीटर, यानी 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर ज़मीन का जो एरिया है 10,000 वर्ग मीटर है। इसकी 6 इंच की जो मिट्टी है, इसी पर मैं खेती करता हूँ, इसका वजन 20,000 कुंटल है। अगर 1% ह्यूमस है तो मतलब हुआ कि यहाँ 200 कुंटल ह्यूमस या जीवांश कार्बन होना चाहिए। 200 कुंटल 1 हेक्टेयर ज़मीन में, जो 20,000 कुंटल मिट्टी है उसमें 200 कुंटल ह्यूमस होना चाहिए। मिट्टी की जांच कराया तो बचा कितना, 0.3, यानी 60 कुंटल है, 60 कुंटल है। अब हमको 140 कुंटल का गैप है, 140 कुंटल कम है। प्राकृतिक खेती का नियम है कि 140 कुंटल जीवांश कार्बन हमको 1 हेक्टेयर ज़मीन में बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा वो भी बता दूँ। इसके लिए आपको बाहर से कोई भी चीज़ खरीद के नहीं लानी। हम कभी किसान से, चूँकि 14 करोड़ किसानों से अगर मैं कहूँ कि सब लोग 300 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद खरीद के लाएं तो कहाँ मिलेगी, है ही नहीं। हम कहें गन्ने से निकलने वाला प्रेस मत डालो तो है ही नहीं। तो बाजार हमारी ज़मीन में जीवांश कार्बन नहीं बढ़ा सकता, तो कैसे बढ़ेगा। मित्र, आपके खेत में जो फसल बोते हो उसके 2 अवशेष मिलते, 2 चीज़ें मिलती। एक फसल अवशेष बोलते हैं आप लोग, और एक होता है अनाज। इस अनाज को आप खा लें, मंडी में बेच दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये है कि ये जो फसल अवशेष है इसका मैनेजमेंट करना है। 10 कुंटल निकलता है, 20 कुंटल निकलता है, 40 कुंटल निकलता है, जितना भी निकलता है, इस फसल अवशेष को या तो हमारे पशु खाएं और पशुओं का गोबर खेत में लौटाएं। अगर पशु नहीं है तो फसल अवशेष है, इसको खेत से बाहर न ले जाएं, फेंकें नहीं, जलाएं नहीं। यही 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल हर सीजन में बढ़ते 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 3 साल लगेगा, 3 साल 4 साल, और आपके खेत में जो कार्बन की मात्रा 200 कुंटल होनी चाहिए वो 200 कुंटल हो जाएगी। टाइम लगेगा, बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं किसानों को ये कहता हूँ कि मित्र, 1 रुपया भी जिस दिन आप बाजार ना ले जाने की कसम खाएंगे कि अब मैं बाजार जाऊंगा ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं ले जाऊंगा, तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे उत्पादन गिर जाएगा। गिर जाने दो उत्पादन, आपने दुनिया का ठेका नहीं लिया, आपको अपने खाने भर का होगा। क्योंकि यही सोच जो है ना कि उत्पादन गिर जाएगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं कहता हूँ अभी तो उत्पादन मैंने लिखा था ना इतना ज़्यादा, तो अभी आपसे कौन सा नहीं जिंदा हैं, अभी भी तो आप कर्ज में हैं। एक बार हिम्मत जुटाइए, एक बार कठोर निर्णय लीजिए कि अब मैं उत्पादन बढ़ाने की बेवकूफ़ी नहीं करूँगा, अब मैं अपनी धरती माता को, ज़मीन को फर्टाइल बनाने का प्रयास करूँगा। तो एक तो ये हो गया कार्बनिक पदार्थ खेत में डालने। उसके बाद बात आती है एक जीवामृत की। प्राकृतिक खेती में एक जीवामृत शब्द है जिसके बारे में लोगों ने कहा गौमूत्र, गोबर, बेसन, कोई ज़रूरत नहीं।
जीवामृत को समझिए, जीवामृत है क्या। जीवामृत में जमीन में पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं। ये 2-4 प्रकार के नहीं है, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया, माइकोराइजा, एजोटोबैक्टर, नो, ये बिल्कुल झूठ का विज्ञान है। हम 87 में जब MSc किए थे तो मुझको केवल राइजोबियम पढ़ाया गया था। उसके बाद आज 30 साल बीते हैं, 40 साल बीते हैं, ये 18-20 हो गए। ये 18-20 नहीं है, ये 18-20 हज़ार स्पीसीज हो सकती हैं। तो जीवामृत जमीन में पाए जाने वाले असंख्य जीवों का एक बहुत बड़ा बिग कंसोर्सिया कहा जाता है, जो गाय के गोबर में नहीं है, गाय के पेशाब में नहीं है, बेसन में नहीं है। ध्यान रखना, ये जंगल की मिट्टी में मिलेगा। तो क्या करना है, हमको जंगल की मिट्टी लानी है। अब जैसे ये लोग मेरे यहाँ से जीवामृत लेने आए, मेरे यहाँ से ले जाएंगे, मेरे यहाँ कंसोर्सिया है, फ्री देता हूँ सबको। आइए 5 लीटर 10 लीटर फ्री ले जाइए, आपको केवल आना जाना है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ आएँ ले जाएं, उसको पूरा सीख करके जाएं, फिर अपने क्षेत्र में अपने गांव के लोगों को बांटें, ताकि ये केमिकल फार्मिंग पर विराम लग सके और किसान की लागत घट सके और देश के लोग जो खाना खाते हैं वो अच्छा खाना खाएं और उनको कैंसर जैसी बीमारी ना हो। तो 2 चीज़ें हुई, कार्बन और जीवामृत के जीवाणु। देखिए क्या मित्र है, ये जो कार्बनिक पदार्थ है इस फसल अवशेष को कभी फसल नहीं खा सकती। फसल इस फसल अवशेष को नहीं खाएगी। ये जब फसल अवशेष सड़ जाएगा और कार्बन बन जाएगा तो कार्बन को भी फसल नहीं खा सकती। इस कार्बन को खाने वाले हैं ये जीवामृत में जीवाणु। तो कार्बन को खाएंगे जीवाणु, और जीवाणु जब मर जाएंगे तो मरे हुए जीवाणुओं को अंश को कहते हैं जीवांश। वेद का सूत्र है जीवे जीवाहार, जीव ही जीव का भोजन है। हम वनस्पतियों को खाते हैं, वनस्पतियां, हम मरने के बाद हम भी वनस्पतियों के काम आ जाएंगे। अभी पेस्टिसाइड डाल करके जमीन के असंख्य प्रकार के जीव और सूक्ष्म जीवों को मार दिया गया, इसलिए जमीन बंजर होने की कगार पर है, भूगर्भ जल समाप्त होने की कगार पर है, जंगल कट गए, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई। और इसके बाद आप कल्पना करते हैं कि मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, मैं धनाढ्य बनूंगा, तो संभव नहीं है। तो हमें जीवामृत बनाना है। अब जैसे कई किसान जीवामृत ले गए, जीवामृत पर ही डिपेंड हो गए, मैं जीवामृत डाल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, जीवामृत भी डालिए और इस बात को मत भूलना। तो फसलों का अवशेष खेत को रिटर्न करना, साथ साथ आपके खेत में जो कुछ खरपतवार उगते हैं, अब क्या कहा गया है, खरपतवार हमारी फसल के दुश्मन है। चूँकि एग्रीकल्चर साइंस ने इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें कही हैं कि किसान को फंसा के रखा है कि इतना बुरी तरीके से फंस जाए कि उबर ना पाए। देखना, प्रकृति, वैज्ञानिक बड़ा कि नेचर, वैज्ञानिक बड़ा कि भगवान। तो देखना, जो खरपतवार हैं, जिनको मैं कहता हूँ खरपतवार, किसी ज़माने में जब हम गेहूं को नहीं जानते तो ये भी साला खरपतवार ही था। तो इस धरती पर 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां, 20 लाख, और ये 20 लाख जो वनस्पतियां, ये माता पार्वती हैं, माँ पार्वती है। हम अपने लिए गेहूं, चना, मटर, टमाटर बोएंगे, लेकिन चिड़िया के लिए, गिलहरी के लिए, केंचुए के लिए, दीमक के लिए, इल्ली के लिए, इनके लिए क्या है? कोई किसान आज तक बताए कि चिड़ियों के लिए, गिलहरी के लिए, खरगोश के लिए, हिरन के लिए किसी किसान ने कोई फसल बोई है? लेकिन ये सब सनातन की, परमात्मा की इकाइयां हैं। इनको भी भरपेट भोजन मिले तो मनुष्य चूँकि ज्ञानावतार है, अपने लिए गन्ना उगाए, आलू उगाए, कुछ भी उगाए, लेकिन प्रकृति को, माता पार्वती को पता है कि ये चींटी के लिए, केंचुए के लिए तो कुछ बोता नहीं, तो उनके लिए ये खरपतवार उगते हैं।
तो इनमें दो चीज़ समझना कितना है कि हमने एक फसल बोई, मेरा पौधा है ये, अगर एक खरपतवार यहाँ पर ऐसा है जो हमारे पौधे के ऊपर जा रहा है, इसको उखाड़ना है, और जो खरपतवार यहाँ ज़मीन में पड़े ये सब बेनिफिशियल है। ये सब धरती की सुरक्षा करते हैं, प्रकृति की सुरक्षा करते हैं, जीव जंतुओं की सुरक्षा करते हैं। यानी सनातनी कृषि का सिस्टम कैसे चलता रहे इसका मैनेजमेंट करते हैं। अब वैज्ञानिकों ने कहा कि इसको खरपतवारों को वीडीसाइड डाल के मार दो, तो प्रश्न ये, फसल आप काट के ले आए, फसल अवशेष को जला दिया, अनाज मंडी में बेच दिया, ज़मीन को क्या मिला? तो ज़मीन को हमने कहा 50 किलो हमने नाइट्रोजन यूरिया दिया, और 50 किलो मैंने डीएपी दिया। अब ज़मीन का ये भोजन है नहीं, इसको कहते हैं रासायनिक खेती। किसान के मन में ये डर बिठा दिया गया कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो भूखों मर जाएंगे, मुझे घाटा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। और जो लोग देश के दुश्मन हैं, वो लोग बहुत दुश्मन हैं जो कहते हैं नेचुरल फार्मिंग करोगे तो फिर से अकाल पड़ जाएगा। ये सब केमिकल इंडस्ट्री के दलाल हैं। कैसे? मैंने बोला जब 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन है और आज 340 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा होता है, अगर ये 0.6 हो जाएगा तो बिना केमिकल के ये 400 मिलियन टन होगा। और अगर ये 1% हो गया और हम जितने एरिया में क्रॉप करते हैं उतने एरिया में क्रॉप करेंगे तो 600 मिलियन टन हो जाएगा। कौन कहता उत्पादन गिरेगा? एक बार धरती की फर्टिलिटी को बढ़ा के तो देखिए। और आज भी देश का किसान अपने अपने गांव में नज़र डाल देना, एक किसान के खेत में गेहूं की पैदावार हुई 30 कुंटल, एक की 40 कुंटल, एक की 50 कुंटल, एक की 60 कुंटल। जिसकी 60 कुंटल हुई, ज़रा उसका खेत देख लेना जाके। उसका खेत लो लैंड एरिया में वहाँ है जहाँ पानी डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि ऊपर के खेतों के पूरे जीवांश कार्बन इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ, तो उसका गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है। जिन खेतों, जो किसानों के खेत ऊपर हैं, ऊपरहाट क्षेत्र में, उनका पैदावार कम होता है क्योंकि मेड़ है नहीं, पेड़ है नहीं। तो हमको नेचुरल फार्मिंग में धरती की अपनी जो खेत है ना, खेती का मतलब खेती का मतलब खेत, तो खेत की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाना है, ये इस पर एक विचार करना है। तो जीवामृत एक विषय है, लेकिन जीवामृत सब कुछ नहीं है। हमको इस खेत की उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसकी मेड़ बनानी पड़ेगी ताकि बारिश का पानी रुके, क्योंकि फसल के लिए पानी भी ज़रूरी है और बारिश का पानी सबसे बेहतरीन पानी है। मेड़ पर हमको वृक्ष लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वृक्ष, मैंने कहा, ये माता पार्वती के अंग हैं। माता पार्वती, अगर आप दुर्गा को देखना चाहते हैं तो वृक्षों में देख लीजिए। खेत शिव है, जमीन शिव का स्वरूप है और जंगल माता पार्वती का स्वरूप है। जमीन मेरा, धरती मेरा पिता है और धरती पर जो वनस्पतियाँ वो मेरी माता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये धर्म का विषय है, दर्शन का विषय है, आध्यात्म का विषय है। अगर ज़मीन को बंजर बना दिया, जंगल काट लिए, तो फिर इस दुनिया में मानव सभ्यता खत्म होने वाली है। नमस्कार।